हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज की जो क्लास होनी है वो इंडियन इकोनॉमी की होनी है और इंडियन इकोनॉमी में जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर है 205 उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा ब्लॉक जो है उसमें मनी के डेफिनेशन से स्टार्ट होकर के मनी के फंक्शंस होते हुए इन्फ्लेशन की बात होती है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की डिस्कशन होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो है फाइनेंस कमीशन का डिस्कशन है, एफआरबीएम एक्ट का डिस्कशन है और उसके बाद जो है जीएसटी का डिस्कशन है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान से सुने और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए और जहां भी ना समझ में आए पूछिए। और ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये आपके एग्जाम में तो काम आएगा ही और भी तमाम जो है कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये शुरू करते हैं। पीपीटी आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले जो ये ब्लॉक 3 आपका स्टार्ट होता है वो मनी की डेफिनेशन से शुरू होता है और मनी के लिए आप जानते हैं कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी देयर वाज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स और कमोडिटी वर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, इसलिए उसको सीसी इकोनॉमी कहते थे। और उसमें बहुत सारी डीमेरिट्स होती थी। उसका एक मेजर डीमेरिट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसके तहत क्या था कि दोनों पार्टीज को अब मैचिंग गुड्स की जरूरत होती थी और दोनों को एक दूसरे की सामान ले परचेज और सेल करने के लिए रेडी होना होता था। तो बहुत प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। उसके बाद मनी के रूप में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड खोजा जाने लगा। तो मनी जब आई तो मनी के फंक्शंस के रूप में मनी को डिफाइन किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले ही लिखा गया है कि मनी इज डिफाइंड विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर चीज जो हम परचेज करते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं, तो जिस रूप में हम पेमेंट करते हैं वही है मनी। और मनी की आप देखें तो शुरुआत, उसकी हिस्ट्री शुरुआत करें तो शुरुआत में मनी जो है कि कमोडिटी के फॉर्म में थी, फिर मेटलिक फॉर्म में थी, फिर जो है करेंसी यानी कि नोट्स के फॉर्म में आई और अब डिजिटल फॉर्म में मनी आ गई है। मनी के फंक्शंस तो बहुत लो लेवल से ही पढ़ाए जाने शुरू होते हैं और मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी थोड़ा सा इसका हिंट दिया था कि मनी के फंक्शंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। जो उसके मेजर फंक्शंस हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं आपको कि पहला तो ये है कि मनी, जैसे फर्स्ट लिखा गया है कि मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो व्हाट एवर वेल्थ वी आर ट्राई टू स्टोर, कोई भी व्यक्ति जो भी वेल्थ स्टोर करना चाहता है उस वेल्थ को स्टोर करने का एक आसान तरीका है कि मनी के फॉर्म में वेल्थ स्टोर किया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो कुछ भी चीजें आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं, जितने भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, जब उनका आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो उनका वैल्यूएशन मनी के रूप में किया जाता है। और मनी के इस फंक्शन को यूनिट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। यूनिट ऑफ अकाउंट कहा जाता है या उसी को मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कहा जाता है। तो ये मनी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मनी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि सबसे सर्वमान्य फंक्शन है जिसके कारण कि मनी सबसे अधिक यूज होती है और वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कि इसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया। तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज हम खरीदते हैं तो उसका परचेज करते समय हम पेमेंट मनी के रूप में करते हैं और एवरीबॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो कोई भी सेलर होता है वो मनी के रूप में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। और यदि किसी अन्य वस्तु के रूप में आप पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि अगला पेमेंट लेने से मना कर दे, लेकिन मनी के रूप में पेमेंट लेने से कोई मना नहीं करता है। तो मनी के जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू को ही यूनिट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। मनी से अभी हमने एक लाइन बताया कि मनी के रूप में जब आप पेमेंट करते हैं तो कोई पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मनी को कहीं ना कहीं लीगल अथॉरिटी मिली हुई है। और जो हमारे इंडिया में मनी यूज की जाती है नोट्स और करेंसी के, नोट्स और कॉइन्स के रूप में, उसको हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर ये है बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड उस करेंसी, नोट और सिक्कों को गवर्नमेंट ने मनी डिक्लेयर किया है और इसीलिए एवरीबॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ
करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस। हर व्यक्ति नोट्स और सिक्के के रूप में पेमेंट लेता है, लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि जो करेंसी नोट्स और सिक्के में डिफरेंस है। जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको जनरली कहा जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। करेंसी नोट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर इस सेंस में है कि उस रूप में नोट्स के द्वारा आप कितने भी अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं, जबकि जो क्वाइंस होती हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होती हैं, यानी कि एक सर्टन लिमिट तक ही जो है कि आप क्वाइंस के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। यदि 1 रुपये से कम का डिनोमिनेशन का कोई क्वाइन है, यदि 50 पैसे का है, अभी भी आरबीआई यही कहता है, तो उससे 10 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट नहीं किया जा सकता, या 10 रुपये का ज़्यादा का पेमेंट लेने से कोई मना कर सकता है। जबकि 1 रुपया से लेकर के जो अधिक मूल्य के सिक्के हैं उनसे 1000 रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये है मनी इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और बाकी इसके जो फंक्शंस हैं, हमारे लिए मनी थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल की चीज़ हो जाती है। उसके आगे हम बढ़े हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है, वो है मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्कुलेशन में जितना मनी होती है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्कुलेशन में जितना मनी होती है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति किसी विशेष समय पर चलन में जितना भी मुद्रा की मात्रा होती है उसी को मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। होता क्या है कि मनी के सप्लायर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आप जानते हैं कि 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, बाकी जो है रिजर्व बैंक प्रिंट करते हैं, और क्वाइंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिंट हाउसेस में ढाले जाते हैं, लेकिन वो सर्कुलेशन में आरबीआई के थ्रू आते हैं। तो ये जितने भी मनी के सप्लायर हैं उनके पास जो मनी होती है उसको मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता है। मनी सप्लाई में वो मनी का पोर्शन शामिल किया जाता है जो कि एक्टिव सर्कुलेशन में है। और मनी सप्लाई में बेसिकली जो करेंसी विथ द पब्लिक है, और लोगों के पास लोगों के पास जो करेंसी होती है उसमें नोट्स और सिक्के होते हैं। नोट्स कैसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है और सिक्के कैसे लिमिटेड लीगल टेंडर है, इनके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मनी सप्लाई में जितना लोगों के पास पैसा है, करेंसी विथ द पब्लिक, वो शामिल होती है। और प्लस क्या शामिल होती है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक शामिल होती है। तो मनी सप्लाई की जनरली 2 मेजर कंपोनेंट हैं, एक है करेंसी विथ द पब्लिक जिसको मैंने आपको बता दिया, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। और आप सभी जानते हैं कि बैंक में जो हम डिपॉजिट रखते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसमें डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं और टर्म या टाइम डिपॉजिट भी होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कि जब चाहे तब जो है विड्रा किया जा सकता है, जब चाहे तब विड्रा किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर पेएबल टू द डिपॉजिटर्स ऑन देयर डिमांड, डिपॉजिटर्स को उनके डिमांड पर जो पैसा वापस किया जा सकता है वही कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में करेंट अकाउंट डिपॉजिट पूरी आती है, और जनरली सेविंग बैंक डिपॉजिट का वो पोर्शन आता है जो कि डिमांड डिपॉजिट के नेचर का है। आप देखिए कि जो हाउस होल्ड सेविंग बैंक डिपॉजिट रखते हैं वह करेंट अकाउंट की तुलना में उसकी लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि आप पूरा का पूरा पैसा बार बार नहीं निकाल सकते हैं। आप दिन भर में 2 बार 4 बार 5 बार ट्रांजैक्शन कर लिए, विड्रॉवल कर लिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है सेविंग बैंक डिपॉजिट का कुछ ही हिस्सा डिमांड डिपॉजिट में आता है, पूरा हिस्सा डिमांड डिपॉजिट में नहीं होता है। सेविंग बैंक डिपॉजिट में दोनों का फीचर होता है, किसका, डिमांड डिपॉजिट का भी और टर्म डिपॉजिट का भी। तो उसके आरबीआई 2 पोर्शन करता है, that portion of saving bank deposit which is used as demand deposit and that portion of saving bank deposit which is used as term deposit। तो जब मनी की सप्लाई को हम बात करते हैं तो उसमें 2 मेजर कंपोनेंट आते हैं, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब क्या है कि आरबीआई ने मनी के
तमाम एग्रीगेट्स दिए हैं, मनी सप्लाई के तमाम एग्रीगेट्स दिए हैं, और मनी सप्लाई के जो एग्रीगेट्स यूज होते हैं उनको हम M0 से लेकर के M4 तक यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। M0, M1, M2, M3 और M4 आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, हमने अभी बता दिया आपको मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक, नॉर्मली। बाकी मनी सप्लाई के अलग अलग यूजेज के लिए अलग अलग इंडिकेटर आरबीआई यूज करता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे M0। M0 को आरबीआई के लैंग्वेज में रिजर्व मनी कहते हैं, और इकोनॉमिक्स में इस रिजर्व मनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, दैट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी या मनी बेस या मॉनेटरी बेस या बेस मनी, सारा एक ही कॉन्सेप्ट है, 4-5 नाम हो गए, रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी और बेस मनी और मॉनेटरी बेस। और ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले करेंसी इन सर्कुलेशन आता है। करेंसी इन सर्कुलेशन मनी सप्लाई का भी पार्ट है और हाई पावर्ड मनी का भी पार्ट है, लेकिन हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है बैंकर्स डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। आप जानते हैं कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अभी हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बताएंगे भी, उनको अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन हिस्सा जो है आरबीआई के नियमानुसार आरबीआई के पास या अपने पास रखना होता है, जो कि रिजर्व्स कहलाते हैं, है ना। तो वो रिजर्व, जो रिक्वायर्ड रिजर्व रखते हैं, वो भी जो है वो दूसरा कंपोनेंट होता है हाई पावर्ड मनी का। और जो तीसरा कंपोनेंट है हाई पावर्ड मनी का वो है अदर डिपॉजिट्स विथ द आरबीआई। आरबीआई के पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है। अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई इंक्लूड डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सन्ड्री डिपॉजिट्स नेट ऑफ आईएमएफ अकाउंट नंबर 1। आईएमएफ में भी जो है कि कुछ डिपॉजिट होता है आरबीआई का, तो वो जो है कि शामिल होता है। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस जो कि पूरे मनी सप्लाई को तय करता है, उसके 2 मेजर कंपोनेंट हैं। तीसरा मेजर कंपोनेंट अदर डिपॉजिट्स होता है। अदर डिपॉजिट का रेशियो बहुत ही कम होता है, 1-2% होता है। इसलिए जो 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं हाई पावर्ड मनी के, वो है पहला सी और दूसरा है सी मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, और दूसरा है रिजर्व्स। रिजर्व में 2 तरह के रिजर्व आते हैं, आप समझ लीजिए कि जो SLR है और CRR है, ये सारे जो है कि चले जाएंगे बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई या रिजर्व्स में। ये होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगी उसको तय करता है। इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होगी, वह करेंसी इन सर्कुलेशन तो मनी सप्लाई का पार्ट है ही, लेकिन जितना बैंकर्स रिजर्व विथ आरबीआई हैं वही तय करते हैं कि टोटल मनी सप्लाई कितना होगी। तो एक तो हो गया रिजर्व मनी। दूसरा जो मनी सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको कि M1 के नाम से जानते हैं, और देखिए यहाँ लिखा है M1 यानी कि नैरो मनी। तो M1 को नैरो मनी कहते हैं। देखिए इसमें भी करेंसी विद द पब्लिक है, मैंने पहले भी बताया आपको करेंसी विद द पब्लिक यहाँ भी रहेगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि दो डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स व्हिच आर पेएबल ऑन डिमांड टू द डिपॉजिटर्स। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई है। नैरो मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो होता है इस मनी सप्लाई का वो काफी कम होता है। जैसे जैसे आप M1 से M2 की तरफ जाएंगे, जो मनी सप्लाई का वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, और दूसरा ये है कि जो लिक्विडिटी है वो घटती जाएगी। तो M1 में के कंपोनेंट 3 मेजर कंपोनेंट होंगे, C प्लस DD प्लस OD। C फॉर करेंसी विद द पब्लिक, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD फॉर अदर डिपॉजिट्स। उसके बाद आता है M2। M2 में क्या होता है कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स होता है। आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी लोग जो है सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट होता है वो कमर्शियल बैंक के सेविंग बैंक डिपॉजिट से थोड़ा कम लिक्विड होता है, और थोड़ा कम लिक्विड होने के कारण उसको एक अलग जो है कैटेगरी में रखा गया है M2 में। M1 में
कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट थे, जबकि M2 में पोस्ट ऑफिसेस में जो रखा जाता है सेविंग बैंक में वो हिस्सा शामिल होता है, उसके सेविंग बैंक डिपॉजिट। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मनी सप्लाई इंडिकेटर, वो है M3 को ब्रॉड मनी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहा जाता है। और M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ द बैंकिंग सिस्टम आता है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों में, एक तो डिमांड डिपॉजिट हो गया जिसमें कि करेंट अकाउंट आ रहा था और सेविंग बैंक डिपॉजिट का कुछ पोर्शन आ रहा था। दूसरा डिपॉजिट होता है टाइम डिपॉजिट, जो कि जनरली मैच्योरिटी ऑफ टाइम के बाद ही डिपॉजिटर्स को मिलता है, और यदि प्री मैच्योर विड्रॉवल करते हैं तो पेनाल्टी लगता है। तो जो टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम है, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट ये आते हैं। और जब ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जिनको कि एक साथ टाइम डिपॉजिट कहते हैं, इसको जब M1 के साथ ऐड कर देते हैं तो ब्रॉड मनी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है फोर्थ मॉनेटरी एग्रीगेट है, जिसको कि M4 के नाम से जानते हैं, और M4 इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। तो पोस्ट ऑफिस में लोग केवल सेविंग बैंक डिपॉजिट ही नहीं करते हैं, बल्कि अन्य तरह के भी डिपॉजिट करते हैं, वहां भी RD लोग जमा करते हैं। तो सारे डिपॉजिट्स शामिल हो जाते हैं M3 के साथ। यदि इन सारे डिपॉजिट्स को जोड़ दिया जाए पोस्ट ऑफिस के तो M4 प्राप्त होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी एक विशेष तरह की जो बॉन्ड है, एक विशेष तरह का जो जमा है, डिपॉजिट है, जो कि NSC के थ्रू लोग जमा करते हैं, NSC परचेज करते हैं। तो NSC को छोड़ करके बाकी सारे जो डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के जब M3 में जोड़ दिए जाते हैं तो M4 प्राप्त होता है। तो M0 जो कि मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी था, उसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान ये देना है कि M0 और M1 में करेंसी विद द पब्लिक और अदर डिपॉजिट विद RBI कॉमन है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हाई पावर्ड मनी में रिजर्व शामिल किए जाते हैं, जबकि M1 में डिमांड डिपॉजिट शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा मनी एग्रीगेट्स। इसके बाद देखिए डिस्कशन थोड़ा करना है इन्फ्लेशन के बारे में। अब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब प्राइसेस में जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ती जाती है तो उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ए परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल रेदर देन ए वंस फॉर ऑल राइज इन इट। एक बार यदि कोई कीमत कुछ वस्तुओं की बढ़ गई तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्या है कि यदि कीमतों में लगातार जनरल प्राइस लेवल में, एवरेज प्राइस लेवल में, एवरेज प्राइसेस यदि लगातार बढ़ रही हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। दूसरी तरफ यदि एवरेज प्राइसेस लगातार घटती जाती हैं, जनरल प्राइस लेवल लगातार घटता जाता है, तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है। अब आप जानिए कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हैं। वेदर इट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, बोथ आर हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। तो इसलिए इन्फ्लेशन की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। अब इन्फ्लेशन के जो रीजन्स हैं उसके बेस पर इन्फ्लेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप जानिए जो इन्फ्लेशन है वो क्यों होता है, या तो जितना गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है उसकी तुलना में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, और जब डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण, और डिमांड गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में कब ज्यादा होगी, डिमांड तब ज्यादा होगी जब लोगों के पास इनकम ज्यादा आ जाए। इनकम ज्यादा आ जाए तो वो कंजप्शन के लिए ज्यादा डिमांड करें, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा डिमांड करें, या गवर्नमेंट बहुत अधिक खर्चे करने लगे। तो जब कंजप्शन के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने के कारण गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और उसी प्रोपोर्शन में उसका सप्लाई नहीं बढ़ता है, तो एक जनरल टेंडेंसी होगी कि प्राइसेस बढ़ेंगी, और इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको डिमांड शॉक भी आजकल कहा जा रहा है ना। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन हो रहा है इसको डिमांड शॉक भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ क्या होता है कि इन्फ्लेशन का एक दूसरा रीजन भी होता है। यदि किसी भी कारण से सप्लाई घट जाए, जब सप्लाई घट मान लीजिए कि वेदर बहुत खराब हो गया, या रशिया यूक्रेन वार से जो है कि तमाम
मिनरल ऑयल का, फीड का सप्लाई बाधित हो गया। तो जब सप्लाई के बाधित होने से इन्फ्लेशन होता है तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जब सप्लाई बाधित होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो उसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जनरली सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये दूसरा तरह का इन्फ्लेशन कहलाता है जिसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। अब जो है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट पर होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली अकर्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जबकि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम खतरनाक होता है। जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि सप्लाई के कमी के कारण होता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज ऑलरेडी वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज और व्हाट इज नॉट जनरली कॉल्ड व्हेन देयर इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आपने सुना होगा। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि इकोनॉमी में कुछ कुछ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेंगे इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली अकर्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स, ऐसे भी कह सकते हैं जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वह जो है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर होती है। और बेरोजगारी का जो प्राकृतिक दर है उसमें दो तरह की बेरोजगारी शामिल होती है, जिसको कि घर्षणात्मक बेरोजगारी और प्लस संरचनात्मक बेरोजगारी, ये दो चीजें शामिल होती है। आपको मालूम होगा कि इकोनॉमी के संरचना में, अर्थव्यवस्था में के संरचना में जब चेंज आता है तो अब उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि लोग जब एक सेक्टर को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में स्विच करते हैं और उस बीच में वो अनएम्प्लॉयड हो रहते हैं तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल इन दोनों अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ फ्रीडमैन ने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर जो इन्फ्लेशन होता है उसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। This is because if aggregate demand increases beyond the full employment level of output of goods cannot be increased। तो full employment पर हो रहा है और इसके बाद भी aggregate demand बढ़ जा रही है लोगों की इनकम बढ़ने के कारण, तो अब जो है कि आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा क्या, प्राइसेस बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद आता है, देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी दो कारणों से होता है, एक मॉनेटरी फैक्टर से और दूसरा रियल फैक्टर से। अब होता क्या है कि यदि मनी सप्लाई बढ़ जाए, अभी हमने पीछे आपको मनी सप्लाई बताया है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। यदि मनी सप्लाई बढ़ जाए, और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब यह है कि लोगों के पास अब खरीदने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे खरीदने के लिए, तो वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का डिमांड करेंगे। तो उसके कारण जब इन्फ्लेशन क्रिएट होता है तो दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जबकि रियल फैक्टर जो इनको कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स का कहते हैं, उनके कारण यदि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय रियल फैक्टर्स। हमने आपको बताया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के दो कारण हो सकते हैं, एक तो मॉनेटरी फैक्टर, दूसरा रियल फैक्टर। मॉनेटरी फैक्टर का मतलब ये है कि मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण यदि मांग बढ़ जाती है, मांग जन्य मुद्रास्फीति जन्म लेती है, तो उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय मॉनेटरी फैक्टर। जबकि यदि रियल फैक्टर के कारण होता है जन्म, जैसे कि रियल फैक्टर क्या है भाई, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, या टैक्स का रेट घटा देती है, या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, या सेविंग को कम कर देती है, या एक्सपोर्ट को बढ़ा देती है, या इंपोर्ट को घटा देती है, इनके कारण यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और उसके कारण इन्फ्लेशन होता है तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय रियल फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा चर्चा किया था केन्स ने। द थ्योरी ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ केन्स। सिंस बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड, दिस रिजल्ट इन राइज इन प्राइसेस, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होती है और एग्रीगेट डिमांड यदि राइट वर्ड शिफ्ट किया तो उतना ही प्राइसेस बढ़ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए दूसरे तरह का जो इन्फ्लेशन होता है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हमने बता दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े या सप्लाई घट जाए, तो ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि ये सप्लाई के घटने के कारण इन्फ्लेशन हो सकता है। इसमें भी 3 तरह के सब पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है वेज पुश इन्फ्लेशन, दूसरा है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। यदि ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है या लेबर यूनियन है, वो जो है वेजेज बढ़ाने का डिमांड करते हैं और वेजेज बढ़वा लेते हैं, और जब वेजेज बढ़ेंगे तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। दूसरा, यदि प्राइसेस बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं, अपना जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के कारण यदि प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसको कहते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। और जितना ही मोनोपोलिस्टिक नेचर होगा मार्केट में, जितना ही मोनोपोलिस्टिक नेचर या ओलिगोपोलिस्टिक नेचर होगा मार्केट में, उतना ही अधिक चांसेस हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन के। उसके बाद यदि किसी भी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि वार हो जाता है, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, या नेचुरल आर्टिफिशियल किसी भी रीजन से जो नॉर्मल सप्लाई है उससे कम सप्लाई हो जाती है, सप्लाई या प्रोडक्शन घट जाता है, तो इसी को कहते हैं सप्लाई शॉक या सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन। तो द सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन अकर्स जनरली ड्यू टू सडन राइज इन प्राइसेस ऑफ हाई वेटेड आइटम इन द प्राइस इंडेक्स। तो ये तो मेजर टाइप का इन्फ्लेशन रहा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा, इस इन्फ्लेशन को जो मिल्टन फ्रीडमैन का मैंने नाम लिया था, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है वो एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। ये बेसिकली मनी सप्लाई के इंक्रीज होने के कारण होती है। तो यही है मॉनेटरिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, व्हिच सजेस्ट दैट इन्फ्लेशन अकर्स बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और यदि मॉनेटरी फिनोमिना है तो उसको मॉनेटरी फैक्टर के द्वारा ही जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यही था मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन जो कि मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया, और उन्होंने कहा था कि मॉनेटरी फिनोमिना है इन्फ्लेशन और उसको मॉनेटरी फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाए। हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में किस तरह से मेजर किया जाता है, तो इन्फ्लेशन को आप जान रहे हैं कि मेजर करने के 2 मेजर इंडेक्सेस हैं, और एक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसा कि नाम से क्लियर है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, वह रिटेल मार्केट में प्राइसेस के बेस पर, प्राइसेस में चेंज के बेस पर इन्फ्लेशन मेजर करता है। जबकि जो दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वह होलसेल मार्केट में प्राइसेस में जो भी चेंजेस आते हैं उसके बेस पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। ठीक, हमने बताया आपको कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहा जाता है। इंडिया में सीपीआई के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, चूंकि अलग अलग क्लास ऑफ वर्कर्स है तो अलग अलग सीपीआई कैलकुलेट की जाती है। सीपीआई रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड,
सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग है, रूरल लेबरर के लिए अलग है और एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए अलग कैलकुलेट की जाती है। ये आप देख सकते हैं, एक टेबल है आपके सामने कि प्राइस इंडेक्सेस ये जितने हैं सब सीपीआई के ऊपर बात की गई है और लास्ट में डब्ल्यूपीआई की बात की गई है। आप देखें कि जब भी इन्फ्लेशन मेजर की जाती है, इन्फ्लेशन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा कि कितना जो है कि बेस ईयर में प्राइस थी और कितना करेंट ईयर में प्राइस है। What were the prices in base year and what are the prices in current year? जब भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या प्राइसेस में चेंज को हमें मेजर करना होगा तो देयर इज ए नीड टू टेक टू टाइम पीरियड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेस ईयर और रेफरेंस ईयर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड करंट ईयर। तो यहाँ देखिए बेस ईयर दिया हुआ है जो इस समय वर्तमान में बेस ईयर चल रहा है। जो सबसे पहले तरह का सीपीआई निकाला जाता है रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, उसका बेस ईयर है 2012 और इस इंडेक्स को कंपाइल करने का काम एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। दूसरे तरह का सीपीआई जो निकाला जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, उसका बेस ईयर 2016 चल रहा है, लेबर ब्यूरो द्वारा इसका कंपाइलेशन किया जाता है। सीपीआई एएल बोलते हैं, एग्रीकल्चर ये आईडब्ल्यू बोलते हैं, इसको एएल बोलते हैं। तो सीपीआई आईडब्ल्यू 2016 बेस ईयर है और लेबर ब्यूरो द्वारा कंपाइलेशन हो रहा है। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर का जो बेस ईयर है वो अभी काफी पुराना है, 1986-87 का बेस ईयर है, ये भी लेबर ब्यूरो के द्वारा है। और सीपीआई रूरल लेबरर्स का भी बेस ईयर 86-87 है, ये भी लेबर ब्यूरो है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर वही 2011-12 है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इस डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की वैल्यूज के आधार पर ये बता सकते हैं कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है। तो ये ब्लॉक थर्ड का पहला सेगमेंट था जिसमें कि हमने आपको बताया मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई के इंडिकेटर्स क्या क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के मेजर करने का इंडिया में कैसे मेजर होता है। अब हम आगे हम बात करें तो डिफिनीशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम आगे बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। और मॉनेटरी पॉलिसी आप सब जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि देश के सेंट्रल बैंक द्वारा लागू की जाती है। इंडिया में व्हेन आरबीआई वाज सेट अप ऑन in 1935 on 1st April, it was set up as a private sector bank, but after nationalization on 1st January 1949 it became a government of India enterprise। अब जो आरबीआई है उस आरबीआई की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा वह इकोनॉमी में बहुत सारे गोल्स को अचीव करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी आपके ब्लॉक थर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी refers to the use of monetary instruments under the control of central bank to regulate the magnitude of interest rates, money supply and availability of credit with a view to achieving the goals of GDP growth rate and lower inflation rate। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीआई कुछ टूल्स का यूज करता है और उन टूल्स को यूज करके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करता है, प्राइसेस को स्टेबल करता है, साथ में चाहता है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव किया जा सके। तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स को किस तरह से यूज करता है, उन टूल्स में कैसे चेंजेस लाता है, उन चेंजेस को ला करके और आरबीआई इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को हासिल करता है, लेकिन साथ में ध्यान रखता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है कम ना हो, ग्रोथ रेट बना रहे। उसके लिए जो भी वो पॉलिसी बनाता है वही पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में क्लियरली लिखा गया है कि एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। जो रिजर्व बैंक का सबसे पहला उद्देश्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति लागू करने का, जारी करने का, वह ये है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता रहे, साथ साथ आर्थिक ग्रोथ जो आर्थिक
समृद्धि की दर है उसमें कोई कमी न आए। तो आर्थिक समृद्धि, उच्च आर्थिक समृद्धि की दर को हासिल करना किंतु कीमतों में स्थिरता के साथ। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि प्राइसेस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों ही इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हैं। तो इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ऐसे में जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी जरूरी हो जाती है। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज ए नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करना है तो प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी है। इसके अदर ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, सोशल जस्टिस अटेन करना है। अब देखिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आज के डेट में बाई मंथली इश्यू होता है। हर 2 महीने पर आप देखते हैं कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। जनरली 6 मीटिंग का शेड्यूल होता है। 6 मीटिंग बाई मंथली होगी तो 6 मीटिंग होगी, लेकिन यदि बहुत कम भी मीटिंग होती है तो मिनिमम 4 मीटिंग होनी है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई तमाम टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, जिनको कि मैं आगे बताने वाला हूं आपको, उनमें कैसे चेंजेस लाया जाए ताकि यदि इन्फ्लेशन है जो कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई के द्वारा मेजर किया जा रहा था तो उसको कंट्रोल करें, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट यदि कम हो रही है तो उसको प्रमोट करें। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। और देखिए जो अभी थोड़ा सा जो है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो उसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। इसके अलावा 2 मेंबर और होते हैं आरबीआई से, जो कि एक डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जैसे कि माइकल देवव्रत पात्रा हैं, राजीव रंजन हैं, ये आरबीआई के ऑफिशियल हैं, और बाकी 3 ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे जाते हैं। वर्तमान में राम सिंह जो कि डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं, वो भी एमपीसी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। सौगत भट्टाचार्य जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं वो भी उसके मेंबर हैं, और साथ में जो है कि नागेश कुमार भी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। ये 6 कमेटी, ये जो 6 मेंबर कमेटी है ये बाई मंथली मिलती है, और तमाम जो है कि टूल्स, जिसमें कि आप जानते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अलावा 2 नए जुड़े हुए हैं, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन सब में चेंजेज की बात करते हैं ताकि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी को हासिल किया जा सके और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल किया जा सके। जनरली टूल्स को ट्रेडिशनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हालांकि मेनली जो बातें होती हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की ही होती हैं। क्वालिटेटिव टूल्स जो कि सेलेक्टिव एरिया में ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंतर्गत मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन इत्यादि आते हैं। तो अब हम जो है एक एक करके आपको मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की बातें बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में सबसे पहले आता है रेपो रेट। और रेपो रेट, जिसको कि आप जानते हैं रिपर्चेज ऑप्शन रेट भी कहा जाता है, यह क्या है भाई? तो इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आप जानते हैं कि हमको जब उधार लेने की जरूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो उनको लोन देता है आरबीआई। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बदले में वो सिक्योरिटी या कोलेटरल की डिमांड करते हैं। उसी तरह से जब कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं रिजर्व बैंक से तो वह भी सिक्योरिटी की मांग करता है। तो जब कमर्शियल बैंक्स को जिस ब्याज की दर पर रिजर्व बैंक उधार देता है और बदले में वह उनसे क्या मांगता है, कोलेटरल या सिक्योरिटी की डिमांड करता है, तो सिक्योरिटी या कोलेटरल रख करके जब वह लोन देता है तो जिस रेट पर वह लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, वही रेट कहलाती है रेपो दर। आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण मॉनेटरी पॉलिसी का टूल यदि देखा जाए तो रेपो रेट हो गया है। यह एक पॉलिसी रेट है, काफी ज्यादा जो है इसमें ही चेंज आजकल आरबीआई कर रहा है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो रेपो रेट होता है जनरली एक ओवरनाइट होता है और एक 7 दिन 14 दिन के लिए भी होता है। यदि ओवरनाइट एक दिन के लिए लोन लेना है कमर्शियल बैंक्स को तो उसके लिए भी रेपो रेट है, और यदि एक हफ्ता 15 दिन के लिए लोन लेना है तो भी है। कुल मिलाकर शॉर्ट पीरियड के लिए ही जो है रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है, और ये ओवरनाइट हो सकता है या टर्म रेपो रेट होता है। टर्म रेपो रेट क्या होता है, जब जो एक हफ्ता या 7 डेज या 14 डेज के लिए लोन मिलता है कमर्शियल बैंक्स को। दूसरा कि आरबीआई इस रेपो रेट के द्वारा ही इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। लिक्विडिटी की बातें हम आपको बताए थे, तो लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का तरीका है रेपो रेट। और आप जानते हैं कि यदि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, और यदि डिफ्लेशन है तो इन रेपो रेट को कम करता है आरबीआई। ठीक है, अभी आपने लगातार देखा होगा कि लगातार जो 2 बाई मंथली मीटिंग हुई है आरबीआई की, उन दोनों बाई मंथली मीटिंग्स में आरबीआई ने लगातार जो है रेपो रेट को 6.67 था, 6.5% था, तो वहां से कम के 6.25 पे लाया, और फिर 6.25 से अप्रैल में उसको 6.50 पर लाया। जैसे ही रेपो रेट कम हुआ वैसे ही बैंकों ने जो होम लोन जो कि रेपो रेट से लिंक होते हैं, उन्होंने अपने होम लोन और तमाम जो है कि ईएमआई जो लोग जमा करते हैं उसका रेट कम किया। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट देयर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, रेपो रेट से ही का जस्ट अपोजिट टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट का आजकल थोड़ा सा यूज कम कर दिया है आरबीआई ने, एक नया टूल ला दिया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसकी हम चर्चा करेंगे, या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी उसकी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसे होते हैं, यदि कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है जरूरत से, तो वह उसको रिजर्व बैंक के पास जमा कर सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से कहें कि रिजर्व बैंक को जब जरूरत होती है पैसे की, तो वह आरबीआई से, रिजर्व बैंक को जब जरूरत होती है पैसे की, तो वह कमर्शियल बैंक से बारो कर सकता है। तो द रेट एट विच रिजर्व बैंक बारोज फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। लेकिन रिवर्स रेपो रेट की तरह ही है, क्योंकि इसमें आरबीआई को बदले में सिक्योरिटी ऑफर करना होता है कमर्शियल बैंक्स को। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ लिखा है कि द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। एब्जॉर्ब लिक्विडिटी को आप कैसे कह सकते हैं कि आरबीआई बारोज फंड भी कह सकते हैं। लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने का ये टूल है, ये भी ध्यान देना है। तो the interest rate at which the RBI absorbs liquidity on an overnight basis from banks against the collateral of eligible government securities under the liquidity adjustment facility। आप जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इकोनॉमी में कितनी लिक्विडिटी रखनी है उस फैसिलिटी के तहत ही ये सारे टूल्स को चेंज करता है। तो वह टूल जिसके द्वारा आरबीआई इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई यदि है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस टूल को, वह टूल कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ध्यान देना ये है कि इसके लिए आरबीआई को बदले में क्या है, कोलेट्रल या सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक के पास रखना है। इसको दूसरे रूप में यह भी कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई ऑन रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इट इज ए टूल ऑफ एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी। अभी आजकल फिक्स रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आ गया है और 3.35 पर इसको जनरली फिक्स कर दिया है रिवर्स रेपो को। दूसरा उसका ऑप्शन भी होता है, लेकिन अब यह कम इम्पोर्टेंट हो गया, रह गया है, क्योंकि इसकी जगह पर एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गई है। अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि जिसके तहत जो है कि बिना कोलेट्रल रखे ही आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेता है। लेकिन रेपो और रिवर्स रेपो के बाद हम चर्चा करेंगे बैंक रेट की। और देखिए जो बैंक रेट है वो सबसे पुराना टूल है। आरबीआई का जो 1934 का एक्ट है उसी में बात की गई है बैंक रेट की। और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। बैंक रेट इज आल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट कहलाता है। और यह ऐसा रेट है जिस पर कि वह रीडिस्काउंट, इट इज द रेट एट विच द आरबीआई इज रेडी टू बाय या रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स।
अब जो है ये जो बैंक रेट है ये थोड़ा सा कम सिग्निफिकेंट हो गया है। इस पर एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यदि बारोइंग करनी है कुछ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, इफ कमर्शियल बैंक्स हैज टू बारो लॉन्ग टर्म बारोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वह जो है बैंक रेट पर बारो करते हैं। लेकिन आजकल हम बैंक रेट का भी यूज बहुत कम हो गया है। बैंक रेट से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट ला दिया है आरबीआई ने, और वह कॉन्सेप्ट है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। और बैंक रेट को अलाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है एमएसएफ से, यानी कि यदि एमएसएफ जितना होगा उतना ही बैंक रेट होगा। एमएसएफ क्या है वो आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से जोड़ दिया गया है बैंक रेट को, और एमएसएफ जितना रहेगा उतना ही बैंक रेट होगा, एमएसएफ जितना बढ़ेगा उतना ही बैंक रेट बढ़ जाएगा और अपोजिट भी हो जाएगा। तो बैंक रेट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बारो एक्सेस फंड फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये हो गया बैंक रेट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यही कहा कि बताना है, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो है कि बैंक रेट को एक तरह से समझिए कि रिप्लेस कर दिया। जब बैंकों को कोलेट्रल दे करके और लोन लेना है तो तब तो वो लोन लेंगे कहाँ पर, रेपो रेट पर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन यदि बैंक्स को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है, तो एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है तो अब वो कैसे लोन लेंगे, तो उसके लिए एक बैंक रेट का तो कॉन्सेप्ट था ही, एक कॉन्सेप्ट जो आजकल रिसेंट बहुत आरबीआई ने शुरू किया है उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके तहत क्या है देखिए, ए फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बारो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द आरबीआई बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू ए लिमिट एट ए पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक जो कमर्शियल बैंक्स होता है उसको अपने टोटल डिपॉजिट्स का, जो उसके पास टोटल डिपॉजिट्स आती हैं, वो डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट्स हो, उसका एक सर्टेन हिस्सा उसको लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है, उसको एसएलआर बोलते हैं। आगे हम आपको और डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। तो अब जब बैंकों को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है तो आरबीआई ने एक उपाय सुझाया है कि आप जो एसएलआर रखते हैं उस एसएलआर में से ही जो है, एसएलआर 3 रूपों में रखा जाता है, कैश के रूप में रखा जाता है, गोल्ड के रूप में जाता है और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में रखा जाता है। तो आप उसमें से जो है कैश निकाल सकते हैं, 2% जितना एसएलआर रखा गया उसका 2% तक निकाल सकते हैं। यही है एमएसएफ। एमएसएफ में क्या है कि एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आरबीआई को देंगे कमर्शियल बैंक्स, और अपने एसएलआर में से 2% तक निकाल लेते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है, ए फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बारो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी। मेन फंड तो वो रेपो रेट पर उधार लेते हैं, एडिशनल लेना है, ओवरनाइट के लिए लेना है तो वो एमएसएफ पर लेते हैं। और इसके लिए उनको कोलेट्रल देने की जरूरत ही नहीं है आरबीआई को। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही एसएलआर में से, एसएलआर जितना उन्होंने रखा है, एसएलआर में कैश रखा है, गोल्ड रखा है, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रखा है, उस कैश में से 2% तक निकाल लेते हैं ओवरनाइट के लिए। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हिंदी में बोलते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। उसके बाद देखिए सीआरआर और एसएलआर की बात समझ लीजिए। अभी हम बता रहे थे कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट आता है, डिपॉजिट उनके पास 2 रूपों में आता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। दूसरी बात यह है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट आते हैं वो कमर्शियल बैंक्स के लिए लाइबिलिटी होते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स के लिए एसेट नहीं होते हैं। आप देखिए कमर्शियल बैंक्स जब लोन देते हैं लोगों को तो वो लोन कमर्शियल बैंक्स का एसेट है क्योंकि बदले में उसको इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स जब वो डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स के पास आते हैं वो कमर्शियल बैंक्स के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि उसको इंटरेस्ट के साथ रीपे करना है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, एक डिमांड लाइबिलिटी, दूसरा टाइम लाइबिलिटी। और होता क्या है कि हर एक कमर्शियल बैंक का एक दूसरे बैंक में भी डिपॉजिट होता है। पीएनबी का एसबीआई में भी डिपॉजिट होगा, एसबीआई का भी पीएनबी में होगा। उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड इंटर बैंक डिपॉजिट। तो
डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट जब कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल। एनडीटीएल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बैंकिंग लैंग्वेज में। तो एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, कमर्शियल बैंक्स का जितना एनडीटीएल हुआ, एनडीटीएल है, उसका एक सर्टेन हिस्सा उसको आरबीआई के पास कैश रिजर्व में रखना है। And that cash reserve which commercial banks need to keep with central bank in the form of cash, so that is called CRR, cash reserve ratio. I think it is clear to you. Cash reserve ratio refers to that share of NDTL. NDTL बता दिया आपको कि एनडीटीएल इक्वल टू डिमांड लाइबिलिटी, क्योंकि डिपॉजिट्स लाइबिलिटी है तो पहले हम बोलते थे डिमांड डिपॉजिट, अब उसी को हम बोल रहे हैं डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट, तो वो जो आता है एनडीटीएल। और उस एनडीटीएल का जो शेयर कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व में मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। ठीक है। और जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगी इकोनॉमी में तो आरबीआई उस सीआरआर को बढ़ा देगा, और जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन होगी तो आरबीआई उस सीआरआर को घटा देता है। ठीक है, ये तो रहा सीआरआर। एक दूसरा रिजर्व भी रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास, और उसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर क्या है भाई? तो उसी एनडीटीएल, जो टोटल एनडीटीएल है कमर्शियल बैंक्स के पास, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका जो हिस्सा उन्हें अपने पास रखना है लिक्विड एसेट्स के रूप में, और लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना है तो उसके 3 रूप में रखा जा सकता है। कैश के रूप में रखा जा सकता है, गोल्ड के रूप में रखा जा सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में रखा जाता है, तो उसको कहते हैं एसएलआर। आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में सीआरआर 4% और एसएलआर 18% चल रहा है, यानी कि 100 रुपए एनडीटीएल है, कमर्शियल बैंक्स के पास 100 रुपए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, तो 100 रुपए में 4 रुपीज उसको सीआरआर रख देना है सेंट्रल बैंक के पास, और 18 रुपीज एसएलआर अपने पास रखना है, और उसमें से वह लोन नहीं दे सकता है। इसी सीआरआर एसएलआर को रिजर्व बोलते हैं। यही जो है हाई पावर मनी का भी पार्ट बन रहा था, ध्यान देंगे तो। और दूसरा, ये जो एसएलआर है, इस एसएलआर में से ही जो है कि पैसा निकाल सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक, जिसको कि लेकिन उसके ऊपर एक पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा पहले, किसको? आरबीआई को। रखा है एसएलआर अपने पास, लेकिन एसएलआर पर में से यदि पैसा निकाल करके यूज करना चाहता है तो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्तमान में आई थिंक 6.25% चल रहा है, उतना जो है देना पड़ेगा आरबीआई को, और उसी को बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो सीआरआर और एसएलआर, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो हमारे गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली एजेंट भी होता है, और वह सेंट्रल बैंक के एजेंट के रूप में सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। सेंट्रल बैंक के एजेंट के रूप में वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। तो अब जब वह इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक तरीका ये होता है कि वह लोगों को कमर्शियल बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को बेचेगा तो बदले में जो एक्सेस मनी सप्लाई लोगों के पास है, वह जो है चली जाएगी आरबीआई के पास। और जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम है और उसके कारण प्राइसेस घट रही हैं, तो ऐसे केस में वह क्या करेगा कि जो सेल किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, उनको परचेज करना शुरू करेगा, और परचेज करेगा तो बदले में जो भी डिटरमाइंड पेमेंट है वो पेमेंट लोगों को करेगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, तो फिर वो जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन।
और आप एक चीज और यही पर ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेरिलाइजेशन होता क्या है कि यदि हमारी इकोनॉमी अब ओपन इकोनॉमी है और हमारे यहाँ तमाम फॉरेन एक्सचेंज का इनकमिंग और आउटगोइंग होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ आता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ जाता है। सपोज कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आने लगा, रेमिटेंसेस, आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे अधिक रेमिटेंसेस आते हैं वर्ल्ड में, तो रेमिटेंसेस हमारे यहाँ बहुत आने लगे, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के कारण जो है कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो जब बहुत अधिक फॉरेन एक्सचेंज आएगा लोगों के पास पैसा आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज को बेच आरबीआई को देंगे फॉरेन करेंसी को, और बदले में इंडियन करेंसी ले लेंगे। इस इंडियन करेंसी को ले लेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, उस मनी सप्लाई के बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन हो सकता है। तो अब आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, इंटरवेन करता है। आरबीआई कैसे इंटरवेन करता है, आरबीआई क्या करेगा कि जो एक्सेस मनी सप्लाई हुई, एक्सेस मनी सप्लाई क्यों हुई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ ज्यादा आ गया। फॉरेन एक्सचेंज क्यों ज्यादा आ गया, रेमिटेंस आ गया हमारे यहाँ, एक्सपोर्ट के कारण फॉरेन एक्सचेंज आ गया। तो अब ऐसे में आरबीआई क्या करता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, किस लिए, टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो के जो का इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, उसको नलिफाई करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन तब भी करता है, और उसको आरबीआई के लैंग्वेज में स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज का परचेज और सेल कहलाता है, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन यदि फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो से इकोनॉमी में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करता है तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये 2-3 चीजें और समझना है। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मैं कई जगह यूज किया था ये वर्ड, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हमने आपको बताया था कि आरबीआई 2 तरह का रेपो रेट यूज करता है, एक ओवरनाइट रेपो रेट जिसमें कि रात भर के लिए लोन देता है, और दूसरा टर्म रेपो रेट। अब ये ओवरनाइट रेपो रेट या टर्म रेपो रेट का यूज जो लेन देन कर रहा है वह क्यों करता है भाई, ताकि इकोनॉमी में जो है कि एक प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, उन मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को जब आरबीआई यूज करता है, और तो उस पूरा प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। द LAF कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो facility actions. Progressively, the RBI has increased the proportion of liquidity injected under fine-tuning variable rate repo actions of range of tenors. अब देखिए RBI अलग तरह का रेपो रेट यूज करता है, ओवरनाइट यदि लोन देना है तो 7 डेज 14 डेज के लिए लोन देना है तो वो रेपो का एक्शन करता है, वहां वेरिएबल रेपो रेट यूज करता है। इसको ये पूरा प्रोसेस जो रेपो रेट को चेंज करता है, अलग अलग रेट यूज करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत केवल रेपो रेट ही नहीं बल्कि बाकी रेट भी चेंज करता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आरबीआई के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको अचीव किया जा सके। इसके बाद देखिए 2 और टूल आपके सामने दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टूल है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। This instrument for monetary management was introduced in 2004. Surplus liquidity of a more enduring nature arising from large capital inflow is observed through the sale of short-dated government security and treasury bills. The cash so mobilized is held in a separate government account with the Reserve Bank. इसी से मिलता जुलता हमने आपको स्टेरिलाइजेशन बताया कि होता क्या है कि यदि कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है और कैपिटल के इनफ्लो होने के कारण जो है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, तो तब जो है कि आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म वाले जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है, और ऐसे इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और एक और इम्पॉर्टेंट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि वर्तमान में काफी अधिक यूज किया जा रहा है, जिसने कि बिल्कुल ही जो है कि रिवर्स रेपो को एक तरह से रिप्लेस कर दिया है, वह कहलाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी।
यह क्या है भाई, तो द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम ऑल एलएएफ पार्टिसिपेंट्स। The SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management। तो होता क्या है कि देखिए, पहले हमने बताया था रेपो रेट पर लोन दे रहा था। यदि एक्स्ट्रा लोन चाहिए था तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से चाहिए पर मिलता था लोगों को, एसएलआर में डिपिंग करके कमर्शियल बैंक्स को। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा फंड होता है उससे मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कमर्शियल बैंक से एक्स्ट्रा फंड को पहले लेता था आरबीआई रिवर्स रेपो पर, अब रिवर्स रेपो को कर दिया फिक्स। अब बिना कोलेट्रल दिए ही कमर्शियल बैंक से पैसा ओवरनाइट ले सकता है आरबीआई, और वह जिस रेट पर लेता है बिना कोलेट्रल दिए वही कहलाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रेपो रेट एक ऐसा टूल है जिसके इर्द गिर्द बाकी जो है रेट घूमते हैं। रेपो रेट जैसे कि वर्तमान में चल रहा है 6%, तो 6% से ऊपर थोड़ा चलता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या और बैंक रेट। हमने बताया आपको कि बैंक रेट और एमएसएफ दोनों अलाइंड टू ईच अदर है, तो 6% जब बैंक रेपो रेट है तो 6.25% वर्तमान में एमएसएफ और बैंक रेट है, जबकि उससे 0.25% नीचे यदि आएंगे तो वहां मिलेगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिस पर कि बिना कुछ कोलेट्रल रखे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का एक्सेस जो भी है सरप्लस फंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यह भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टूल है, ठीक है। ये 25 बेसिस पॉइंट नीचे रहता है रेपो रेट के। 2022 में इस एसडीएफ को शुरू किया है, और एक और एसडीएफ ने किसको रिप्लेस कर दिया, रिवर्स रेपो को रिप्लेस कर दिया। किस के लिए रिप्लेस किया, एलएएफ कॉरिडोर के लिए। अब देखिए ये एलएएफ कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि रेपो रेट आपको हमने बताया कि 6% है, रिवर्स रेप एमएसएफ 6.25% है, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.75% है। तो इसी 6.25% से अपर सीलिंग है और लोअर सीलिंग कितना है 5.75। इन्हीं के बीच फंड क्या होता है, घूमता रहता है, आरबीआई से बैंकों के पास आएगा या बैंकों से आरबीआई के पास जाएगा। तो इस ये जो फ्लोर हो रहा है 0.5% का जो डिफरेंस हो रहा है इसको बोलते हैं एलएएफ कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। तो पहले लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कॉरिडोर का जो लोअर सीलिंग था वो क्या होता था, वो रिवर्स रेपो होता था, लेकिन अब एलएएफ कॉरिडोर का जो लोअर सीलिंग है, जो लोअर लिमिट है वो एचडीएफ है, जबकि अपर लिमिट क्या है, एमएसएफ है, और ठीक बीचों बीच में क्या होता है, रेपो रेट होता है। तो ये था, ये सारे थे क्वांटिटेटिव टूल्स। यदि हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, तो क्वालिटेटिव टूल्स में एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप जानते होंगे कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमेशा सिक्योर्ड लोन देते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते हैं, यानी कि बदले में वो कोलेट्रल या सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। तो जब वो कोलेट्रल या सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं तो कोलेट्रल की वैल्यू जितना वो करते हैं, कोलेट्रल की वैल्यू जितनी होती है उसकी तुलना में वह लोन कम देते हैं, उनकी तुलना में वह लोन कम देते हैं। अब कोलेट्रल कितना, कोलेट्रल और कितना की वैल्यू कितनी है और उस पर कितना लोन मिलेगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन and market value of the security or collateral offered by the borrower against the loan। तो लोन लेने के लिए जो कोलेट्रल ऑफर किया और उस पर जितना लोन मिला वही डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। यदि 1 लाख रुपए के कोलेट्रल पर 80,000 लोन मिलता है तो इसका मतलब हो गया कि 20% है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव फिनोमिना है, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए किया जाता है जहां उसकी जरूरत है, और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा आरबीआई जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करना है इकोनॉमी में, और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देगा जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करना है।
तो ये रहा हमारे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। इनके जो प्रेजेंट रेट्स हैं, रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट और फिक्स रिवर्स, इन सब का रेट भी आपको सामने करेंट रेट लिखा हुआ है, ये जानना चाहिए आपको। ये तो था मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करता है तो वह यह चाहता है कि उसका पूरा इफेक्ट हो, पूरा इफेक्ट इकोनॉमी में दिखे। यदि आरबीआई ने मॉनेटरी के तहत रेट कट किया, 2 बार में रेपो रेट कट किया और फलस्वरूप होम लोन उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में कम हो गए, तब तो ये उसका ट्रांसमिशन सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन सही नहीं हो रहा हो, आरबीआई को रेट डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन बैंक जो लोन देते हैं उस रेट को कम ही न कर रहे हो, तो इसका मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत वीक है। पॉलिसी जो आरबीआई लागू करता है उसका एंड इफेक्ट जनता तक पहुंचना चाहिए। जनता तक जितना वह चाहता है कि इफेक्ट पहुंचे, उतना इफेक्ट यदि मॉनेटरी पॉलिसी का पहुंच रहा है तो उसको कहेंगे स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लेकिन आरबीआई बहुत ज्यादा रेट डिक्रीज किया और कमर्शियल बैंक्स ने बहुत थोड़ा सा होम लोन का रेट डिक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, तो यह क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन था। क्या कि पहले आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो पहले ट्रांसमिशन होता था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, वह जो है बहुत वीक हो रहा था। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जब बैंकों के लिए एक रेट होता है, आरबीआई तय करता है। वर्तमान में एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एमसीएलआर से पहले बेस रेट का कॉन्सेप्ट था और बेस रेट से पहले प्राइम लेंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट था। जो पीएलआर था या बेस रेट है या एमसीएलआर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये रेट बार बार आरबीआई इनका नॉमेनक्लेचर चेंज किया और उसका फंक्शनिंग चेंज किया। क्यों? क्योंकि पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन था वो वीक था। आरबीआई तो तमाम चेंजेस कर रहा था मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में, प्राइस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट जनता तक नहीं पहुंच रहा था। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन बहुत वीक हो रहा था। तो बाद में आरबीआई ने उस मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन को स्ट्रांग बनाने के लिए तमाम चेंजेस किए। पहले जो रेट, जिस रेट को ध्यान में रख के कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देते थे उसको कहते थे प्राइम लेंडिंग रेट। बाद में उस रेट को चेंज किया आरबीआई ने, उसका नाम किया बेस रेट। बेस रेट भी उतना इफेक्टिव नहीं था, तो अब उसको ले आया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब एमसीएलआर में जब चेंजेस कर, अब जब आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है तो जनरली उतना ही चेंज जो है कि कमर्शियल बैंक्स कर देते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन अब स्ट्रांग हो रहा है। I think it should be clear to you. Monetary policy transmission is the process through which the monetary policy affects the ultimate policy target. That is, it is the process through ultimately affects the monetary policy उसका मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस कर रहा है, पर, उसका ऋणों की दर पर, उसका ब्याज की दरों पर क्या असर पड़ रहा है, अच्छा असर पड़ता है, तो यानी कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रांग ट्रांसमिट हो रही है और 100% चेंज कर रहा था तो मतलब 30% बेनिफिट पहुंचेगी। अभी तो रिपोर्ट्स वगैरह थे उसमें 100% का चेंज हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी में, तो 60-70% तक मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बाद आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के फेज दिखाया गया है इस डायग्राम में, इस चार्ट में। तो आप देखिए कि 50 से लेकर 90 तक उसका
डेवलपमेंट का काम हो, ग्रोथ का काम हो, लोगों को मिले, इन जो आरबीआई के पॉलिसी का क्रेडिट मिले, लेंडिंग को 1980 से 1998 में, तो अब टारगेटिंग आई कितना रखना है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। पॉलिसी का दूसरा है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला फेज था डेवलपमेंट प्लानिंग टारगेट था, इसका सिंपल मतलब ये है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़े, ठीक है। दूसरे पेज को हम ले सकते हैं 80 से 98 तक, जिसमें ध्यान दे रहा था कि मनी सप्लाई कंट्रोल रहे। मनी सप्लाई तब कंट्रोल रहेगी जबकि दो मॉनेटरी एग्रीगेट्स का संतुलन बना रहेगा, ब्रॉड मनी M3 का और रिजर्व मनी M0 का। तो M0 में कैसे कैसे चेंजेस करें ताकि M3 जो कि ब्रॉड मनी है वो बैलेंस बना रहे और अल्टीमेटली मनी सप्लाई कांस्टेंट, मनी सप्लाई स्टेबल रहे। उसके बाद के फेज को हम कह सकते हैं 1998 टू 2016 को, जिसमें कि मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्रोच है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट, ब्रॉड मनी जो कि M3 है बताया ही आपको, बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल फ्लोज, इन्फ्लेशन को रखा। और 2016 के बाद आजकल अभी भी हमने आपको बताया कि लगता है किसी वजह से कनेक्शन जो है ब्रेक हो गया था। Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. After discussion of monetary policy and its transmission, let's move towards the next part of the block 3 of your Indian economy, that is fiscal federalism in India. You know that India एक ऐसा कंट्री है जो कि क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर वाला कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट है और हर स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों के बीच में पावर्स और फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो दोनों को ही जो है, दोनों के बीच में जब पावर और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि पावर किसके पास कितना कितना है और फंक्शन क्या क्या है, कौन कौन से सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं और कौन कौन से ड्यूटीज हैं। तो इंडिया में एक ऐसा देखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, उसके पास पावर्स ज़्यादा है और फंक्शंस कम है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंक्शंस ज़्यादा परफॉर्म करने को है, रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने को ज़्यादा है, और उसकी तुलना में फंक्शंस, उसकी तुलना में पावर या जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है, वो कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कौन से कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन से कार्य स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जब स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होगी, वो शॉर्टेज होगा फंड का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैसे
वहन कैसे बियर करेगी, किस आधार पर राज्यों के बीच में बांटेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को फिस्कल फेडरलिज्म कहलाता है। यह कॉन्सेप्ट जो है फिस्कल फेडरलिज्म कहलाता है। आप देख सकते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म रिफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन ए फेडरल सिस्टम। It involves the distribution of taxation power, expenditure responsibilities, and the system of transfers between different level of government to achieve efficient and equitable governance. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, एक्सपेंडिचर का कैसे, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे शेयर करेगी, और इस तरह के कार्य करके किस तरह से जो है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को हासिल करेगी, उसी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कहलाता है फिस्कल फेडरलिज्म। ये फिस्कल फेडरलिज्म इंडिया के क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के कारण होता है। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है कि यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से जो है कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, कौन कौन से उनके फंक्शंस हैं, और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को उसी आधार पर जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है जिसको कहा जाता है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन आपके इस सिलेबस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 280 गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक फाइनेंस कमीशन का हर 5 साल पर गठन करते हैं, जनरली 5 ईयर्स पर गठन करते हैं। उस फाइनेंस कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गठित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म के द्वारा गठन किया जाता है। उसमें हर फाइनेंस कमीशन की ये ड्यूटी होती है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी रेवेन्यू है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका फार्मूला सुझाए, और न केवल जो पैसे टैक्स के थ्रू आ रहे हैं उसको कैसे बांटना है राज्यों के बीच में उसका फार्मूला सुझाए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स भी देती है, और चाहे वो स्टैट्यूटरी ग्रांट हो चाहे ग्रांट्स इन एड हो, वह ग्रांट किस आधार पर किस राज्य को कितना मिलेंगे उसका भी फार्मूला फाइनेंस कमीशन सुझाता है। तो फाइनेंस कमीशन का गठन जो है फिस्कल फेडरलिज्म के तहत अंडर आर्टिकल 280 हर 5 साल पर प्रेसिडेंट करते हैं। यह जो है फाइनेंस कमीशन जो गठित किया जाता है वह फिस्कल फेडरलिज्म के तहत इसलिए गठित किया जाता है ताकि 2 तरह के इम्बैलेंसेस को करेक्ट किया जा सकता है, 2 तरह के इम्बैलेंसेस को करेक्ट किया जा सके। और वो 2 तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं, एक होता है वर्टिकल इम्बैलेंस और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। आप देखिए कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स और फंक्शंस में बहुत अधिक इनइक्वलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इनइक्वलिटी है, अभी हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर रिसोर्सेज एंड लेसर फंक्शंस टू परफॉर्म, व्हाइल स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर फंक्शंस बट लेसर रिसोर्सेज। तो ये जो इनइक्वलिटी है, रिसोर्सेज की इनइक्वलिटी है, इसको कहते हैं वर्टिकल इम्बैलेंसेस। तो फाइनेंस कमीशन का पहला ड्यूटी है कि वो वर्टिकल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए सुझाव देता है। फिस्कल फेडरलिज्म का भी ये पार्ट है कि भाई वर्टिकल जो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से हो ताकि वर्टिकल इम्बैलेंसेस को दूर किए जा सके। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस। आप देखिए कि हमारे देश में ही जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच तमाम तरह की इनइक्वलिटी है। वी हैव वेरी डेवलप्ड स्टेट्स लाइक साउथ इंडियन स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज इन डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब काफ़ी पीछे बैकवर्ड स्टेट्स हैं। तो इनके बीच भी इम्बैलेंसेस हैं। इनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रिसोर्सेज का हो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस। और उस हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन वर्टिकल इम्बैलेंसेस को भी दूर करने का काम करता है और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस को भी दूर करने का काम करता है। इसका पहला जो काम है कि वह टैक्सेस का जो शेयर है उस टैक्सेस के शेयर को स्टेट्स के साथ शेयर करता है, कि टैक्सेस जितना कलेक्ट हुए हैं
उसको कैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। और दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ग्रांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं उसमें से स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स कैसे मिलेगा। तो अब जो है यहाँ हम जो है कि जो रिसेंट फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसकी कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। 2-3 बातें आपको क्लियर हो गई है कि आर्टिकल 280 के तहत गठन होता है, 5 साल के लिए गठन होता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और फाइनेंस कमीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। एक तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, हर स्टेट को किसका कितना शेयर जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो जब सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कहेंगे, और स्टेट के बीच में किसको कितना मिलेगा उसको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करेंगे। दूसरा, आर्टिकल 275 के तहत हर स्टेट को अपने जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको मीट करने के लिए कितना ग्रांट मिलेगा, उस ग्रांट का फार्मूला सुझाना। अब हम बात करें तो इस जो है कि कैसे इन दोनों के अलावा वह इस बात को भी बताता है कि कैसे रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी ये अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं उसके लिए भी सुझाव देता है। और कोई भी प्रेसिडेंट यदि अन्य बातें कहे करने के लिए तो वह भी करता है। ये पूरी बातें जो है टर्म ऑफ रेफरेंस के तहत जब फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है तो टर्म ऑफ रेफरेंस के तहत ये सारी बातें उस फाइनेंस कमीशन के ड्यूटीज में लिखी जाती हैं। फाइनेंस कमीशन का एक चेयरपर्सन होता है और उसके 4 अदर मेंबर होते हैं, सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो भी चेयरपर्सन होता है वह पब्लिक अफेयर्स का एक एक्सपर्ट होता है। जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली एक्सपर्ट होते हैं इन फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट फाइनेंसेस को में एक्सपीरियंस होता है उनका, लीगल नॉलेज भी होता है। और जनरली जो है कि वह 5 साल के लिए अपना रिपोर्ट देते हैं। वो उनका टेन्योर जैसे ही वो अपना पूरा रिपोर्ट दे देते हैं वो खत्म हो जाता है। उनका टेन्योर तब तक भी रह सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट उसके लिए कोई सेपरेट नोटिस ना दे। तो इनका एडवाइजरी रोल होता है। देखिए यही हमने अपना टर्म ऑफ रेफरेंस बताया। टर्म ऑफ रेफरेंस में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि क्या क्या, आप ये बताइए कि कैसे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ग्रांट्स इन एड किस आधार पर जाएगा, यदि रीजनल इम्बैलेंसेस है तो उसको कैसे दूर किया जाए उसका सुझाव दीजिए, और फिजिकल डिसिप्लिन को कैसे अटेन किया जाए उसका सुझाव दीजिए। ये टर्म ऑफ रेफरेंसेस में जनरली फाइनेंस कमीशन के रहते हैं। ठीक है, यदि हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें जिसका कि अभी टर्म चल रहा है, जिसका टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2026 तक के लिए कर दिया गया है। वो 15th फाइनेंस कमीशन पहले 2020 से 25 था, फिर उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया 25 से 26 तक। उसने जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, जितना जो टैक्सेस है उसका जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उसका 41% शेयर स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। 41% शेयर। ध्यान ये देना है कि इसके पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था वो 42% शेयर कहा था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो बन गया यूनियन टेरिटरी तो उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन ने वो स्टेट बढ़ गया, स्टेट की संख्या बढ़ जाने से इसको 41% शेयर जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राज्यों के बीच में कहा है। सेंट्रल जितना डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, जितना टैक्सेस आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कि डिविजिबल है उसका 41% शेयर बांटना है राज्यों के साथ, जबकि 42% किसने कहा था? 14th फाइनेंस कमीशन ने। दूसरा, इन्होंने जो राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया है कि हेल्थ लोगों का कैसा है, डेमोग्राफिक मैनेजमेंट कैसा है, टैक्स एफर्ट कैसा है, इसको इम्पॉर्टेंट वेटेज दिया है, जिसके आधार पर कि विभिन्न स्टेट्स को रिसोर्सेस का या टैक्सेस वो शेयर का एलोकेशन हुआ है। 14th फाइनेंस कमीशन के लिए हमने बताया था कि कितना परसेंट शेयर दिया था? 42%। उसके पहले जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसने केवल 32% शेयर दिया था। तो 13 से 14 में बहुत मेजर हाइक हुआ था। 14 से 15 में लगभग कांस्टेंट रह गया है, केवल 1% डिक्रीज हुआ है, लेकिन वह भी स्टेट एक बढ़ गया है तो उसको कमी नहीं कहेंगे। ठीक है,
और जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है उसका कहीं ना कहीं यही ड्यूटी रहता है कि इक्विटी को प्रमोट करे, फिजिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, ये उनकी ड्यूटी होती है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन है वो पहले फाइनेंस कमीशन से लेकर के सारे फाइनेंस कमीशन का कौन चेयरमैन रहा है उसकी लिस्ट बनी हुई है, ये आपको याद होना चाहिए विभिन्न एग्जाम्स में, और आपके इसमें भी आपको लिखना पड़ सकता है। 15th फाइनेंस कमीशन जो कि 20 से 25 अब तक 2026 तक के एक्सटेंड हो गया है इनका रिपोर्ट, और 16th फाइनेंस कमीशन जो कि अरविंद पनगढ़िया के चेयरमैनशिप में बना है, वो अक्टूबर तक अपना रिपोर्ट देगा, तो 2026 1 अप्रैल से उसकी रिपोर्ट लागू होगी। तमाम जो है कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको यहाँ बता दिया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि जो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन है उसका देख लेना है। तो हमने बताया ही आपको कि 14th में 41% इंडिविजुअल पूल का शेयर दिया था, जबकि 15th में 42% शेयर जो है राज्यों के साथ बांटने के लिए कहा है। यहाँ देखिए इस टेबल में आपको दिख रहा होगा फाइनेंस कमीशन 11 ने 29.5% दिया, फाइनेंस कमीशन 12 ने 30.5%। क्या भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस आता है उसका इतना परसेंट चला जाएगा राज्यों को। तो पहले 29.5% था 11th फाइनेंस कमीशन में, 12th में 30.5% हो गया, फिर 32%, 42%, फिर 41%, और अब आगे वाले का अवेटेड है। ठीक, यदि हम ये देखें इस टेबल को ध्यान से देखें तो किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया है सबने, तो सारे फाइनेंस कमीशन ने जब राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा तय किया है तो उसमें सबसे अधिक जिस बात को ध्यान दिया है वह है इनकम डिस्टेंस, कि जो नेशनल इनकम है देश का और जो उस स्टेट की जीडीपी है, जो नेशनल जीडीपी है और जो उस स्टेट की जीडीपी है उनके बीच कितना गैप है, और उस गैप के बेस पर इनकम डिस्टेंस के बेस पर सबसे अधिक पहले ज़्यादा शेयर दे रहे थे, इधर थोड़ा सा बढ़ा है 50% 14th में, लेकिन 15th में फिर वो जाके 45% हो गया है। पॉपुलेशन के बेस पर देते हैं, एरिया के बेस पर देते हैं, टैक्स एफर्ट के बेस पर देते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन के बेस पर देते हैं, डेमोग्राफिक चेंज के बेस पर देते हैं। और जो रिसेंट 15th फाइनेंस कमीशन है उसका आप देखेंगे तो 45% इनकम डिस्टेंस के बेस पर दे रहा है, 15% पॉपुलेशन के बेस पर। लेकिन पहले देखेंगे कि इसके पहले के जो फाइनेंस कमीशन थे वो 1971 की सेंसस के बेस पर दे रहे थे। जो 15th फाइनेंस कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है राज्यों के बीच में उसमें 2011 की सेंसस को बेस लिया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस पर 10%, टैक्स एफर्ट के बेस पर 2.5% और एरिया के बेस पर 15% लिया है। तो ये रहा जो है 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, जो कि फिजिकल बैलेंस इक्विटी को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। यह राज्यों को उनके रेवेन्यू डेफिसिट के आधार पर ग्रांट देने की भी बात करता है। अब देखिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दिया है, allocated to 17 states with a revenue deficit amounting 2.9 lakh करोड़ over 5 years। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया है। इसके अलावा डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स इन एड दिया जाता है, और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की सिफारिश भी फाइनेंस कमीशन करता है। और ये सारे जो है रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि ग्रांट ऑफ 1.29 लाख करोड़ फॉर सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर, सैनिटेशन एंड एजुकेशन। तो ये रहा लोकल बॉडी ग्रांट है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क है, ग्रांट्स फॉर हेल्थ है। ये रहा आपका फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक और काम कर रहे हैं कि कैसे फिजिकल डिसिप्लिन हासिल किया जाए, उसका भी उनको ड्यूटी दिया जा रहा है कि वो बताएं कि कैसे राज्य जो है और केंद्र लगातार फिजिकल डेफिसिट को कम करें। और उन्होंने जो है कि जो टारगेट इस समय रखा है कि 4% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट का टारगेट हो 2025 तक, जबकि स्टेट फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी रखा गया है बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। These are the
फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ रोकना चाहिए। अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे कल की क्लास, तो FRBM एक्ट और बाकी बातें आपसे करेंगे। अब आपको